नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में आव्यूह विधि द्वारा समीकरण निकाय का हल। आव्यूह विधि द्वारा समीकरण निकाय का हल। देखो हमने, आप याद कीजिए, हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में इन समीकरणों को चार्निक विधि द्वारा हल करना, चार्निक विधि द्वारा हल करना। अब हम इन्हीं समीकरणों को हल करेंगे किससे? आव्यूह का उपयोग करके, आव्यूह का उपयोग करके। आप देखिएगा ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ उसी पे आपको ध्यान देना है। क्लियर? देखो सबसे पहले मैं बात करूँ, एक आव्यूह लिख रहा हूँ मैं ए, जिससे मैंने बोला A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। क्लियर? अगर ये आपको लिखा होगा तो ये x के गुणक, ये y के गुणक और ये z के गुणक आ गए। इस आव्यूह को हम क्या बोलते हैं? गुणक, गुणक आव्यूह। इसे गुणक आव्यूह बोला जाता है। कि हमने चार्निक में बात की थी, गुणक चार्निक। वैसे ही ये क्या हो जाएगा? गुणक आव्यूह। अब एक और आव्यूह में लिख रहा हूँ x, चर आव्यूह, चर आव्यूह जिसमें मैं लिख रहा हूँ x y z, x y z। इसका क्रम 3 क्रॉस 3, इसका क्रम 3 क्रॉस 1। और एक और आव्यूह ले रहा हूँ d, जिसे मैं बोल रहा हूँ ये d1 d2 और d3। बात क्लियर हुई? d1 d2 और d3 समझ में आया होगा? ये क्लियर है? अब आगे बात करें। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा a इंटू एक्स बराबर b, a इंटू एक्स बराबर b। क्या ये ट्रू है? आप a को गुणा करें x से, क्या आपको b के बराबर मिलेगा? a को x से, देखो 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1, ये 3 से 3 गया, 3 क्रॉस 1 का मिलेगा। और ये भी क्या है? 3 क्रॉस 1। सबसे पहले हमने देखा गुणनफल संभव है, तो इन दोनों को गुणनफल संभव है a और x को। और जो आंसर आएगा उनका क्रम तो समान आ रहा है। अब चलो मल्टीप्लाई करके देखें। ये x, ये y और ये z आप गुणा करें। देखो ये x इसके साथ, y इसके साथ और z इसके साथ। ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर b1। ऊपर वाले अवयव के समान दिखेगा। आव्यूह की समानता हमने पढ़ी है। वैसे ही a2x b2y c2z प्लस में बराबर d2। वैसे ही थर्ड इक्वेशन ये दिखेगा। तो आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि भाई जो ये हमने लिखा, जो हमने ये समीकरण लिखी, ये करेक्ट है। अब आपको समीकरण को हल करके क्या निकालना होता है? ये x y z के ही तो मान निकाल लें, x y z के ही तो मान निकाल लें। मतलब मुझे किसका वैल्यू निकालना है? आव्यूह x का। मतलब मुझे किसका वैल्यू निकालना है? आव्यूह x का। अब देखो चलो देखते हैं। इसे मैं गुणा कर लेता हूँ एडजॉइंट a से गुणा करने पर समीकरण को गुणा कर रहे हैं। एडजॉइंट a आप जानते हैं, सहखंडज होगा किसका? a का। सहखंडज आव्यूह आपको निकालना आता है, हम पढ़ चुके हैं। देखो अगर इससे गुणा किया हो तो ये क्या बनेगा? एडजॉइंट a डॉट x बराबर में एडजॉइंट a डॉट b। अब ये आप लोगों ने पढ़ा है सहखंडज के गुणधर्म में। एडजॉइंट a डॉट a ये किसके बराबर होता है? डिटरमिनेंट a डॉट i के बराबर होता है। अब ये i जब x से गुणा होगा तो x ही आंसर मिलेगा। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? डिटरमिनेंट a डॉट x बराबर में एडजॉइंट a डॉट b। ये बात क्लियर हुई? यहाँ से आपको x क्या दिख जाएगा? एडजॉइंट a डॉट b अपॉन डिटरमिनेंट a। ये किसके लिए? ये x का फॉर्मूला आपको मिल गया। देखो इस समीकरण को हल करके आपने x निकाल लिया क्या? ये बात क्लियर हो रही होगी क्या आपको? ये समीकरण हल करना मैं पहले भी बता चुका हूँ एक बार। समीकरण को हल करना हमने पहले भी देखा था। दो तरीके से करते हैं, आप या तो एडजॉइंट से गुणा कर लें या a इनवर्स से गुणा कर लें। अभी देखो अगर मैं इसे a इनवर्स से गुणा कर डालता, a इनवर्स से थोड़े i बनता और a इनवर्स b आ जाता। पिछले अगर ध्यान से देखें तो ये भी तो क्या दिख रहा है आपको? a इनवर्स ही दिख रहा है। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर a इनवर्स डॉट b। तो ये भी x का वैल्यू निकल के आ गया। आप क्या कर सकते हैं? इसका इनवर्स निकाल सकते हैं और उसको किससे गुणा करते हैं? b से गुणा करते हैं और फिर किसके इक्वल करते हैं? x के। x y z तीनों का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्या हमारे पास तीनों का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। बात क्लियर है? क्लियर है? अब आगे मैं बात करता हूँ इनके लिए केस, जो हमने केस पढ़े थे कि जो हल मिलेंगे आपको वो कैसे मिलेंगे? अद्वितीय हल, अनंत हल या कोई हल नहीं। वो तीनों केस में इसके लिए दिखा रहा हूँ आपको कैसे बनेंगे। देखिएगा ध्यान से। चलो अब ये आपने बात करी, यहाँ से मुझे जो x का वैल्यू मिला, x का जो वैल्यू मिला, यहाँ पर इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? a बराबर एडजॉइंट a डॉट
बी। क्लियर? यहाँ से मैं केस बना रहा हूँ, यहाँ से हम केस बना रहे हैं। पहला केस मैंने लिया डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 वही बात होगी जो वहाँ करते थे सारणी के केस में। अगर ऐसा होता था तो हमें हल कैसे मिलते थे? अद्वितीय हल। हल कैसे मिलते थे? अद्वितीय हल। निकाय कैसा हो जाएगा? संगत। समीकरण निकाय कैसा होगा भाई? संगत होगा। ये बात क्लियर हुई? ये याद रखना है आपको, मैं समझाता हूँ अभी। दूसरा केस, जब आपका डिटर्मिनेंट ए कैसा हो? 0 हो। इसके अंदर मैं 2 केस बनाता हूँ, इसके अंदर मैं 2 केस बनाता हूँ। पहला देखो, इधर वाला तो 0 आ गया, इसको भी 0 रखें एक बार। एडजॉइंट ए डॉट बी बराबर 0, और दूसरा केस एडजॉइंट ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0। 2 केस बने। अगर ये भी 0 आता है तो इस केस में आप चाहेंगे क्या? अनंत हल। अनंत हल। अगर हल अनंत आ रहे तो समीकरण निकाय संगत। निकाय तो संगत ही होगा। इस केस में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर? और समीकरण निकाय कैसा हो जाएगा? असंगत। असंगत। बात क्लियर हुई होगी? देखो क्लियर समझ लेते हैं। अब मैं ये आपको समझा देता हूँ, है ना भाई? पहला केस मैंने क्या लिया? डेल्टा ए नॉट इक्वल टू 0। ये चार्ट आपको याद रखना है, रट लेना है। ये चार्ट आपको याद रखना है, जैसे वहां पे बात की, जैसे वहां पे हमने बात की। देखो अब इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है? बोर्ड एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब बोर्ड में आपका क्वेश्चन आएगा ना, तो वो बोलेगा समीकरण निकाय को आव्यूह विधि द्वारा हल करें, तो आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। जेई में तो हम दोनों में कोई सा भी कर सकते हैं। जेई में आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और सारणिक वाला भी कर सकते हैं, वहां चलेगा। पर यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि आप आव्यूह विधि द्वारा ही हल करें, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? आगे देखें। आगे मैं लिख रहा हूँ, जब मैंने ये वाला केस लिया, लेट्स से मैंने डेल्टा ए को क्या मान लिया? 2 मान लिया, नॉट इक्वल टू 0 2। ये एक सारणिक का मान है x बराबर एडजॉइंट ए डॉट बी। अब देखो इसका मान यदि 0 आता है तो x y z तीनों के मान कैसे आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। अगर ये नॉन 0 आता है तो ये 2 से विभाजित कर देंगे, आप उसे 2 से विभाजित कर देंगे और x y z से कंपेयर कर लेंगे। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे ये जो आव्यूह है, इसका कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त होगा। या तो 0 आव्यूह हो सकता है, या फिर कोई एक अलग आव्यूह होगा। 0 आव्यूह होगा तो x y z तीनों का मान 0 0 आ जाएगा, और कोई आव्यूह होगा तो x y z को कंपेयर करके डायरेक्टली मैं मान निकाल दूंगा। तो इस केस में सीधी सी बात आपको क्या दिखेंगे? अद्वितीय x y z का कोई ना कोई मान आपको प्राप्त होगा। चलो दूसरा केस। दूसरे केस में मुझे क्या बोला हुआ है? डेल्टा ए 0 है। डेल्टा ए क्या हो गया? 0 हो गया। मैंने लिखा 0 डॉट x बराबर एडजॉइंट ए डॉट बी। पहला केस, ये भी 0 ले लूँ, 0 डॉट x बराबर 0। दोनों तरफ 0 आव्यूह आ रहे। ऐसा कौन सा आव्यूह होगा जिसको 0 आव्यूह से गुणा करने से 0 प्राप्त हो? ऐसा कौन सा आव्यूह होगा जिसको 0 आव्यूह से गुणा करने से 0 प्राप्त हो? कोई भी नहीं होगा। ऐसा तो कोई सा भी संभव नहीं है ना। 1 1 1 डाल लें, संतुष्ट करेगा। 2 2 2 डाल लें, संतुष्ट करेगा। 3 3 3 डाल लें, संतुष्ट करेगा। कोई सा भी आव्यूह है 0 से गुणा होने पर तो 0 ही देगा। तो इसके कितने हल मिलेंगे आपको? इनफाइनाइट, अनंत हल। इसलिए इस केस को क्या बोला? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब इधर 0 नहीं होंगे कोई एक आव्यूह मिल जाता, जैसे 1 2 3, ये आव्यूह मिल गया मुझे, है ना? ये आव्यूह मिल गया आपको 1 2 3। अब देखो अब क्या करना है? एक आव्यूह जो 0 से गुणा होके इसके बराबर हो जाए, ये तो हमेशा 0 से गुणा होके 0 ही देगा ना भाई। 0 बराबर 1 2 3, ये आव्यूह आया हुआ कैसा? 0 0 0। तो क्या संभव है क्या दोनों बराबर? ये तो संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए क्या होगा? कोई हल प्राप्त नहीं होगा। बात क्लियर होगी? अब आगे इसके क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से बच्चों। अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे होमवर्क। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जब इसे हमें आव्यूह विधि द्वारा हल करना है, तो सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करूंगा? ए गुणांक सारणी, गुणांक आव्यूह, या फिर अपना क्या बोलेंगे इसे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इसे क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कर रहे हैं, तो ये क्या दिखेगा? 1 1 2 1 -1 1 1 1 -1। क्लियर? ये मिला होगा। x क्या मिल जाएगा? x जो होगा उसे क्या बोलेंगे हम? x y z। यहाँ तो वेरिएबल ही आने वाले हैं। और b को आप क्या लिखेंगे? ये 16 to 1, 16 to 1। अब जो इक्वेशन बनेगी
ये वाली जो इक्वेशन होगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन या समीकरण निकाय जो बनेगा वो कैसा बनेगा? देखो ax इक्वल टू में b, ax इक्वल टू में b, ये हम जानते हैं ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा समीकरण निकाय। चलिए यहाँ से आपको समझ में आया होगा x का जो मान होगा, x का जो वैल्यू होगा वो a इनवर्स डॉट b होगा। मतलब मुझे फाइंड करना है a इनवर्स डॉट b। तो ये a आपको पता है, a इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट आने वाला है डेल्टा वो क्या आने वाला है, डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है। इसका डिटर्मिनेंट हम ढूंढ रहे हैं, डिटर्मिनेंट ढूंढने के लिए मैं इसमें प्रॉपर्टीज लगा देता हूँ। पहले कौन सी प्रॉपर्टीज लगा के इसे देख लेते हैं ना भाई। डिटर्मिनेंट तो देखो मैं क्या लगा रहा हूँ, तो रो 1 को चेंज कर रहा हूँ, रो 1 माइनस रो 3 और रो 2 पे भी सेम चीज, तो रो 2 माइनस रो 3 है ना भाई। देखें 1 माइनस 3 0 0 और इधर क्या करेंगे माइनस करेंगे 3, ये डायरेक्टली इसी से काम हो जाएगा, ये ऑपरेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमने यही लगा दिया। इसके अब नो एक्सपेंड कर देंगे है ना भाई। ये देखो 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 क्लियर। इसका वैल्यू देखें आप, इसका वैल्यू देखें क्या दिखेगा, इसके लोग पर मैं प्लस माइनस प्लस 3 1 माइनस हो मतलब डिटर्मिनेंट ए आपको क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कौन सा वाला केस बन सकता है जब डेल्टा ए नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। ये कौन से केस पे जाने वाला है अभी हमारा, यूनिक सॉल्यूशन वाले केस पे जाने वाला है। ये आपको पता लग रहा होगा, अगर डेल्टा 0 होता तो फिर तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात हम करते, फिर तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। बट डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब यूनिक सॉल्यूशन हमें मिले। अब मुझे क्या ढूंढना है, इनवर्स ढूंढना है का। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एडजॉइंट ए की। एडजॉइंट ए जब आप ढूंढने जाएंगे तो देखो क्या आता है, सबसे पहले किस एलिमेंट का रखेंगे यहाँ पे, इस एलिमेंट का आएगा इधर और इस एलिमेंट का आएगा इधर। कोफैक्टर ढूंढते हैं और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, परिवर्त होता है। परिवर्त होता है तो हम पहले रो से पहला कॉलम बनाएंगे, क्लियर। इस एलिमेंट का ढूंढे प्लस के साथ आएगा 1 माइनस 1 0, इस एलिमेंट के लिए 0, इसका आएगा माइनस के साथ, ये देखो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और इसका आता है माइनस, तो हो जाएगा प्लस 3, क्लियर। इसकी बात करें 1 प्लस 2 3 विद पॉजिटिव साइन, ये 3। चलो इस एलिमेंट की बात करें, इस एलिमेंट के लिए आपको क्या दिखेगा, ये माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, इसके साथ आता है माइनस 2 तो ये बन जाएगा 2, क्लियर। इस एलिमेंट की बात करेंगे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, इसका आता है प्लस मतलब माइनस 3 एज इट इज यहाँ बैठेगा। इस एलिमेंट की बात करेंगे देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा और इसके साथ आता है माइनस, तो ये बना देगा उससे 1, बात क्लियर हुई होगी। अब आगे बात करें किसकी, इस एलिमेंट की, क्या दिखेगा 1 प्लस 1 2, इसके साथ प्लस आता है एज इट इज 2। इसकी बात करें माइनस आता है 1 माइनस 1 0 0 आएगा, साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला बात करें प्लस आता है माइनस 1 माइनस 2, ये आ गया माइनस 2। ये हमें क्या मिला, एडजॉइंट मिला, एडजॉइंट मिला। अब मैं ढूंढ लेता हूँ ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या है 6, 1 अपॉन 6, तो आप हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा देखिए 0 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन 6 और माइनस 1 अपॉन 3। ये आपको क्या मिल गया, ए इनवर्स। इसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बी से। इसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बी से। देखिए हमें x क्या मिल जाएगा, x को क्या लिख जाएगा, ये x y z, ये क्या मिलेगा आपको, एज इट इज मैं लिख रहा हूँ 0 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन 6 एंड माइनस 1 अपॉन 3। आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं किससे, b से। b क्या दिया हुआ 16 to 1 16 to 1। देखो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये क्या मिलेगा आपको, ये था 3 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 1, जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 3 क्रॉस 1, क्लियर। पहला एलिमेंट देखें, ये 2 अपॉन 3
वो प्लस 1/3 मतलब 1 क्लियर। नेक्स्ट बात करें 16/2 8 माइनस 1 8 माइनस 1 7 और 0 7। इधर बात करें क्या आएगा 8 प्लस 1/3 माइनस 1/3 ये कैंसिल फाइनली 8। तो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 7 और z का वैल्यू 8। क्लियरली आपको ये समझ में आया होगा मेथड कैसे किया। ये दोनों क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हैं सेम तरीके से। अगर डिटरमिनेंट a यहाँ पे 0 आ जाएगा तो आपको दो केस पता है। आपको चेक करना होगा क्या एडजेंट a डॉट b। अगर वो आपको मिलेगा 0 मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर वो नॉन जीरो देन नो सॉल्यूशन। क्लियरली कर सकते हैं। लिखें बच्चों आगे बात करते हैं आप अभिलाक्षणिक समीकरण तथा अभिलाक्षणिक मूल। इन्हें अगर इंग्लिश में बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तथा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। देखो इसके लिए बात करते हैं हम, इनके लिए बात करते हैं एक वर्ग आव्यूह ए के लिए, एक वर्ग आव्यूह ए के लिए डिटर्मिनेंट a माइनस एक्स आई, एक्स को आप स्मॉल एक्स लिख सकते हैं, एक्स आई बराबर 0, उसकी अभिलाक्षणिक समीकरण होगी तथा इस समीकरण के मूल अभिलाक्षणिक मूल होंगे। बात समझ में होगी कि आपको क्या करना है। एक वर्ग आव्यूह दिया जाए a, तब आपको एक सारणिक का मान किसके बराबर कर देना है 0। वो सारणिक कैसे मिला होगा आव्यूह a माइनस एक्स इंटू आई क्या है इकाई आव्यूह a से गुणा किया होगा तो उसके विकर्ण के अवयव क्या बन जाएंगे x बन जाएंगे। उसको किस में से सबट्रैक्ट करना है a में से, और उसका जो सारणिक आएगा उसका मान 0 रख देना है। जो समीकरण प्राप्त होगी वो x में आएगी, उसे क्या बोला जाएगा अभिलाक्षणिक समीकरण तथा उस समीकरण के जो मूल प्राप्त होंगे उन्हें बोला जाएगा अभिलाक्षणिक मूल। कैसे एग्जांपल देख लेते हैं। आव्यूह a बराबर 2415 की अभिलाक्षणिक समीकरण तथा अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करें तथा इसी में तथा a इनवर्स b ज्ञात करें। देखें क्वेश्चन देखते हैं। मुझे क्या फाइंड करना है, ये सारणिक का मान मैं लिख रहा हूँ। देखो a माइनस एक्स आई, ये क्या दिखेगा आपको a 2415 x किससे गुणा हुआ होगा i से, x 0 0 x क्लियर ये मिलेगा। इसका सॉल्व करेंगे आपको क्या दिखेगा 2 माइनस एक्स 4 0 5 माइनस एक्स। इसका अगर सारणिक 0 करना है तो क्या लिखोगे a माइनस एक्स आई सारणिक बराबर 0। वो क्या दिखेगा आपको देखें 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस एक्स माइनस 0 बराबर 0। यही आएगा क्या है देखें, सॉरी 1 माइनस 0 जो बनाएगा ना यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करें देखो 10 माइनस 2x माइनस 5x माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या मिली होगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करें से x माइनस 1 x माइनस 6 आपको क्लियरली दिख रहा होगा फैक्टर। तो x के जो वैल्यूज है वो 1 और 6 ये मिले। अब इन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे अभिलाक्षणिक मूल। इनको क्या बोलेंगे अभिलाक्षणिक मूल। तथा ये जो समीकरण है ये क्या होगी अभिलाक्षणिक समीकरण। ये क्या होगी अभिलाक्षणिक समीकरण। ये क्या होगी अभिलाक्षणिक समीकरण। अब हम बात करें आगे ए इनवर्स भी आपको फाइंड करना है। आपको ए इनवर्स भी फाइंड करना है। उसके लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक लिख रहा हूँ यहाँ पे, और फिर हम इस क्वेश्चन को उससे जोड़ते हैं, है ना भाई। उससे जोड़ता हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक थ्योरम होती है केनेथ हैमिल्टन
हैमिल्टन प्रमेय है ना, टेलर हैमिल्टन प्रमेय, इसमें हम बोला करते हैं CH थ्योरम। CH थ्योरम देखो क्या होगा इसके अंदर बोला जाता है, कोई भी या प्रत्येक बोलता है ना भाई, प्रत्येक वर्ग आव्यूह A उसकी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करेगा, है ना भाई, संतुष्ट करेगा। क्लियर? कोई भी आव्यूह जो होगा ना उसकी किसको संतुष्ट करेगा? अभिलाक्षणिक समीकरण। ये याद रखना है आपको, कोई भी आपको आव्यूह लेना है उसकी अभिलाक्षणिक जो समीकरण आएंगे उसको वो क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। मतलब देखो ये A जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, इस समीकरण को अगर संतुष्ट करेगा तो ये समीकरण आपकी कैसी बन जाने वाली है? ध्यान से देखें ये समीकरण कैसे बन जाने वाली है? संतुष्ट करेगा तो a² - 7a + 6i = 0। अब देखो यहाँ भी अव्यूह आएगा ना, तो इकाई अव्यूह हम ले सकते हैं, इसे संतुष्ट करेगा। अब मुझे क्या फाइंड करना था? A इनवर्स। कैसे करेंगे देखिएगा, इस समीकरण को मैं क्या कर रहा हूँ? A इनवर्स से गुणा A इनवर्स इंटू A क्या बन जाएगा? I। क्या बचा होगा फिर? A। यहाँ पे क्या आएगा? -7 A इनवर्स इंटू A I + 6 A इनवर्स बराबर 0। क्लियर? तो यहाँ से आपको क्या दिखा हुआ है? 6 A इनवर्स बराबर में 7i - A। तो यहाँ से A इनवर्स का मान क्या आ गया? 1/6। क्या लिखा मुझे? 7i - A। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आगे देखें, आगे मैं क्या लिख सकता हूँ इसी को? अगर इनवर्स आपको फाइंड करना है तो उसे क्या लिखेंगे देखिए, A इनवर्स बराबर 1/6 7i, वो क्या बनेगा? 7007। ये माइनस में A लिखना है 2415। क्लियर हुआ? 2415 क्या बनेगा? 1/6 अंदर देखें, 7 - 2 5 0 - 4 -4 0 - 1 -1 7 - 5 2। आप 1/6 से गुणा कर लें, A इनवर्स मिला। क्लियर? A इनवर्स आपको मिला, कर सकते हैं, लेकिन फटाफट। हाँ तो आ जाइए बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको दिया गया है if A is this then show that is। अगर यदि A ये है तब प्रदर्शित करें ऐसा कुछ। देखो अब मुझे दिया हुआ है कि ये एक क्या है? समीकरण है जिसे क्या संतुष्ट कर रहा है? A संतुष्ट कर रहा है। A जिस समीकरण को संतुष्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या अभिलाक्षणिक समीकरण। तो देखो मैं वो फाइंड करता हूँ, और फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या लिखता हूँ? A - xi बराबर 0। A - xi बराबर 0। देखो वो क्या दिखेगी डायरेक्टली? वो क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड मिलेगा 1 - x, ये 2 ऐसे आ जाएगा 0 2 - 0 2 -1 - x 0 0 0 -1 - x। ये स्टैंडर्ड आएगा जिसे क्या बनाना है? 0 बनाना। स्टैंडर्ड कॉल करूँ, खोल रहा हूँ मैं इसके रेस्पेक्ट में। ऊपर देखें आप 1 - x इधर दिखा होगा, ये स्क्वायर में आ जाएगा, -1 - x का होल स्क्वायर, और साथ में 0 आएगा तो क्लियर? ये आने वाला है -2 के साथ क्या दिखेगा? ये देखें 2 × -1 - x क्लियर, और बाकी तो 0। तो यही आने वाला है, और ये क्या बन जाने वाला है? 0। इससे अगर ध्यान से देखें 1 - x ये क्या दिखेगा? 1 + x का होल स्क्वायर, और देखें माइनस कॉमन रहती है प्लस बन जाएगा +4 1 + x = 0। क्लियर? देखो क्या कॉमन आ रहा है? 1 + x में बाहर ले लेता हूँ, 1 - x 1 + x क्या बनेगा? 1 - x², और ये क्या बनेगा? +4 = 0। आपको क्या दिखा होगा? ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो इसे लिखते हैं अपन 5 - x²। मल्टीप्लाई करें, क्या दिखेगा? देखिए 5 + 5x -x³ - x² = 0। इसे क्या संतुष्ट करेगा? A इसे सेटिस्फाई करेगा। आप A डाल दें यहाँ पे, मैं माइनस को चेंज कर देगा ना भाई, a³ +
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5i इक्वल टू 0। अब मुझे इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कराना है ए इनवर्स। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स में से मल्टीप्लाई किया होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर ये बना होगा, ये क्या बनेगा, ए बनेगा प्लस में ए, ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए, आई बनता है 5i, और ये देखो आई के साथ यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 5a इनवर्स इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे, तो ये माइनस था ना, यहाँ ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये तो माइनस के साथ है ना, कॉन्स्टेंट है, ये माइनस हो गया। अब अगर इसे आप सामने भेज दें तो आपको ये चीज़ दिखी होगी, एंड प्रूफ हो गया आपका काम। देखिए तक आप